तमिलनाडु के राज्यपाल ने एक और बिल लंबे समय तक लटका दिया है। क्या होता है जब एक निर्वाचित सरकार कोई बिल पास करती है लेकिन राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे, और अगर वो बिल किसी साधारण मुद्दे पर नहीं बल्कि एक नई राज्य यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर हो, नया शिक्षण संस्थान राज्य के अंदर बनाने को लेकर हो, जिसका नाम रखा गया हो एक ऐसे नेता के नाम पर जिसे पूरा तमिलनाडु सम्मान देता है, कलेग्नार एम करुणानिधि। तो अब वही हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है अनुच्छेद 32 के तहत, और राज्यपाल के उस फैसले को चुनौती दी है सर्वोच्च न्यायालय के सामने, जिसमें उन्होंने कलेग्नार यूनिवर्सिटी बिल 2025 को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। समझिएगा कि राज्य ने एक बिल पास किया एक राज्य यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, और उसको सहमति के लिए राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल ने उस पर खुद सहमति नहीं दी बल्कि राष्ट्रपति के सहमति के लिए उसको रिजर्व कर दिया, उसको भेज दिया है। मामला शिक्षण संस्थान बनाने का है। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो या जिसमें सब कुछ ही बदल जाता हो। एक नया राज्य विश्वविद्यालय बनाने का है, और ऐसे बिल को भेज दिया गया है राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए, राष्ट्रपति की सहमति के लिए। यहां पर तमिलनाडु सरकार का कहना है कि मंत्री परिषद की सलाह पर गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी है बल्कि उसको राष्ट्रपति महोदया के पास भेज दिया है। लेकिन असली सवाल इस मामले में यह उठ रहा है कि क्या भारत में असली शक्ति जनता द्वारा चुनी गई सरकार के पास है या फिर केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पास। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। चलिए सबसे पहले इस पूरे मुद्दे को सरल भाषा में समझते हैं। कलेग्नार यूनिवर्सिटी बिल 2025 को इस साल की शुरुआत में तमिलनाडु विधानसभा ने पास किया था। कलेग्नार यूनिवर्सिटी बिल 2025 तमिलनाडु विधानसभा ने इसे पास किया। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के अंदर नई राज्य यूनिवर्सिटी की स्थापना करना है जो उच्च शिक्षा, शोध और तमिल भाषा, संस्कृति और सामाजिक न्याय के मूल्यों को बढ़ावा दे। बिल को विधानसभा की मंजूरी मिलने के बाद राज्य विधानमंडल ने इसे राज्यपाल को भेज दिया है सहमति के लिए, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 200 में कहा गया है। लेकिन राज्यपाल ने इस पर मंजूरी खुद देने के बजाय क्या किया कि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया, रिजर्व कर दिया, और यहीं से पूरा का पूरा विवाद शुरू होता है। आपको पता है कि इससे पहले भी 10 से ज्यादा बिलों को तमिलनाडु के गवर्नर ने रिजर्व किया था। उस मामले के अंदर भी तमिलनाडु की सरकार सर्वोच्च न्यायालय के सामने गई थी और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि अगर फैसला नहीं लेते यहां पर तो राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेज दिया, वहां पर तो लंबे समय तक बैठे रहे थे, राज्यपाल कोई डिसीजन ही नहीं लिया था। तो उसमें क्या हुआ, वो बिल लैप्स कर गए। तो उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर गवर्नर सीमित समय के अंदर फैसला नहीं लेते तो डीम्ड असेंट मानेगा, और उन सभी बिल को पास माना था। और उसी केस के बाद भारत की राष्ट्रपति जी ने सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 143 के तहत एक संदर्भ भेजा है, रेफरेंस भेजा है, जिसमें 14 सवाल पूछे हैं। और उस पूरी सीरीज पर, उस केस की सुनवाई पर हमने ऑलरेडी 10 वीडियो इस चैनल पर बनाए हैं कि रोज की सुनवाई में क्या होता था। आप उस सीरीज को जरूर देखेगा, बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। अब बात करते हैं राज्य सरकार की इस मामले में दलीलें क्या हैं, उनको समझते हैं। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि राज्यपाल की जो ये कार्रवाई है ये गैरकानूनी है, असंवैधानिक है और शुरुआत से ही अमान्य है, यानी कि वॉइड एब इनिशियो है। सरकार का तर्क है कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई स्वतंत्र विवेकाधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी बिल को रोके या राष्ट्रपति के पास भेजे, जब तक कि वह संविधान में दिए गए विशेष अपवादों में न आता हो। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 मुख्य मांगे रखी हैं। पहला, कि एक ऐसी घोषणा की जाए कि राज्यपाल द्वारा बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना असंवैधानिक है।
तमिलनाडु सरकार ने ये कहा है कि एक सर्वोच्च न्यायालय ऐसी घोषणा कर दे इस मामले के अंदर, जो क्लैगनार यूनिवर्सिटी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा है, ये जो कदम है राज्यपाल का, ये असंवैधानिक है। दूसरा, 14 जुलाई 2025 को जारी राज्यपाल के पत्र को रद्द किया जाए क्योंकि वो मनमाना और दुर्भावनापूर्ण है। और तीसरा, एक निर्देश दिया जाए, मैंडेमस रिट इशू की जाए कि राष्ट्रपति उस बिल को वापस राज्यपाल को लौटाए। मतलब कहीं ना कहीं तमिलनाडु सरकार एक मैंडेमस चाहती है कोर्ट की तरफ से कि कोर्ट राष्ट्रपति को बोले कि आपके पास जो ये बिल आया है, आपकी सहमति के लिए ये वापस से आप राज्यपाल के पास भेज दो। सीधे शब्दों में कहा जाए तो तमिलनाडु सरकार कह रही है कि राज्यपाल कोई दूसरी सरकार नहीं है, उन्हें संविधान की मर्यादा में रहना होगा। अब इस मामले की संवैधानिक संदर्भ को समझते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं जब भी कोई विधानसभा से कोई बिल पास होके उसके पास आता है। पहला, बिल पर या तो मंजूरी दे, दूसरा, बिल को रोक सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, और तीसरा, बिल को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा सकते हैं, और चौथा, उसे राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर इस केस के अंदर राज्यपाल ने यही किया, जो चौथा ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज किया। लेकिन असली सवाल क्या उठता है? असली सवाल यह उठता है कि क्या राज्यपाल यह फैसला अपने स्वतंत्र विवेकाधिकार से ले सकते हैं, अपने डिस्क्रिशन से ले सकते हैं, या फिर उन्हें जो राज्य मंत्री परिषद की सलाह है उसी के हिसाब से कार्य करना चाहिए था। इस पर तमिलनाडु सरकार का कहना है कि राज्यपाल की भूमिका केवल औपचारिक है, उन्हें हमेशा चुनी हुई सरकार की सलाह पर ही कार्य करना चाहिए। और याद रखिए, यह विवाद एकदम नया नहीं है। आपको भी पता है कि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, 5 जजों की पीठ ने एक राष्ट्रपति संदर्भ पर अपनी राय सुरक्षित रख रही है, फैसला रिजर्व कर दिया। अब इस सीरीज के अंदर आप देखोगे तो आपको जो लास्ट सेशन मिलेगा इसी मामले पर, हमने भी उसके ऊपर सेशन किया है। क्या राज्यपाल किसी बिल को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं, और क्या कोर्ट उन्हें समय सीमा तय कर सकती है ऐसे मामलों में? अब तमिलनाडु का ये नया केस उसी बहस का असली परीक्षण बन गया है। अब जो ये पूरा नया बिल आया है और जो ये मुद्दा सामने आया है, इसको एक बार थोड़ा सा विश्लेषण करके समझते हैं। सोचिए जरा, अगर कोई राज्यपाल किसी भी बिल को अपनी इच्छा से राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, तो क्या ये चुनी हुई विधानसभा की इच्छा पर अंकुश नहीं है? संवैधानिक तरीके से सोचिएगा, आप किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपकी क्या विचारधारा है, उस बात पर नहीं, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सोचिएगा और समझिएगा। यही कारण है कि तमिलनाडु इसे संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर पर भी हमला बता रहा है, क्योंकि जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस पर निर्णय लेने में केंद्र सरकार की भूमिका बढ़ जाती है और इससे राज्य की जो स्वायत्तता है वो कम हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु और राज्यपाल के बीच कई बार इसी तरीके के विवाद खड़े हुए हैं, सबने देखे भी हैं। कभी विश्वविद्यालयों के मामलों में, तो कभी नीट परीक्षा से संबंधित बिलों के मामलों में। इस बार राज्य सरकार ने सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के सामने याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि यह साफ हो सके कि राज्यपाल की सीमाएं कहां तक हैं। और आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के बिना किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेगा। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की पहले की कुछ टिप्पणियों के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर केस में साफ कहा था कि राज्यपाल किसी भी बिल को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते हैं, और कोर्ट ने चेताया भी था कि अगर ऐसा हुआ तो चुनी हुई सरकारें राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर हो जाएंगी, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसी तरह राष्ट्रपति संदर्भ मामले में कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या हर बिल पर एक तय समय सीमा होनी चाहिए क्या, और क्या रोक कर रखना यानी कि बिल को विदहोल्ड करने का मतलब यही है कि बिल को हमेशा के लिए खत्म कर देना, लैप्स कर देना, मार देना। अब तमिलनाडु का जो ये नया मामला फिर से उठ के आया है, इन्हीं सवालों को एक नए स्तर पर लेकर जा रहा है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या राज्यपाल बिना कारण बताए किसी भी बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं क्या? अब इस पूरे मामले के, पूरे प्रकरण के महत्व और प्रभाव को समझिएगा। यह केस सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं,
बल्कि भारत के संघीय संतुलन का भी है और संवैधानिक जवाबदेही का भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के पक्ष में निर्णय देता है तो यह साफ करेगा कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हुए हैं और चुनी हुई सरकारों की सम्मान जो है वो सर्वोपरि है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने विवेकाधिकार को सही मान लिया इस फैसले के अंदर, तो राज्यपाल की भूमिका और अधिक सशक्त हो जाएगी। दोनों ही स्थितियों में भारत के केंद्र राज्य संबंधों को गहराई से प्रभावित होंगी। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष यही है, तो आप बताइए कि क्या राज्यपाल का ये कदम संवैधानिक सावधानी है या फिर यह आपको शक्ति का दुरुपयोग प्रतीत हो रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, क्योंकि यह बहस हर राज्य के लोकतंत्र को प्रभावित करती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही गहन लेकिन आसान कानूनी विश्लेषण हर दम मिलते रहे। हमने जो राष्ट्रपति संदर्भ मामला है उसके ऊपर पूरे 10 एपिसोड बनाए हैं इस चैनल पर। देखिएगा, हर दिन की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्या हुआ, जरूर से जरूर उनको देखिएगा, आपको मिल जाएंगे चैनल पर। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।